चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गॉस का प्रमेय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो हेडिंग लिखिए, गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, गॉस के नाम से एक ही बस नियम आता है, तो गॉस का प्रमेय कहे तब भी यही रहेगा, गॉस का नियम कहे तब भी यही रहेगा। तो लिख लीजिए हेडिंग, गॉस का प्रमेय। हो गया सब लोगों का? देखिए गॉस का प्रमेय समझ लीजिए क्या है। हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं ना, वो लेसन का नाम है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। मतलब हम वैद्युत आवेश के कारण क्या निकाल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो वैद्युत आवेश के कारण, देखिए ध्यान से, वैद्युत आवेश के कारण हम लोग जानते हैं कि इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, जिसकी हम लोग तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र निकाले हैं। तो Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये था ना। ये एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है कितना दूरी पर? R दूरी पर। किस आवेश के कारण? Q के कारण। इसके बाद हम लोग पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें अक्षीय स्थिति था, निरक्षीय स्थिति था और एक अन्य बिंदु था। ये चीज़ पढ़ा गया था ना। अब ये मान के चलिए कि आपके पास आवेशों का समूह है, एक आवेश नहीं है, आवेशों का समूह है। कई गो आवेश है? मान लीजिए कि 10 गो आवेश हमारे पास है। छोटे छोटे कितना आवेश है? 10 आवेश है। और वो 10 आवेश किसी बंद पृष्ठ से घिरे हुए हैं। वो 10 के 10 आवेश किससे घिरे हुए हैं? किसी बंद पृष्ठ से। तो अब उस बंद पृष्ठ से जो संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स समझते हैं ना, वैद्युत बल रेखाओं की क्या होती है? माप होती है। हम किसको बता रहे हैं? गॉस के प्रमेय को। जैसे मान लीजिए कि एक बंद पृष्ठ हो गया, ठीक, और इस बंद पृष्ठ में बहुत सारे आवेश हैं। अभी फिलहाल 4 या 5 ले लेते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 सब मिला के Q, सब आवेश मिला के कितना मान लेते हैं? Q। तो ये सबका अपना अपना क्षेत्र होगा ना, सभी आवेशों का अपना अपना क्षेत्र होगा और अपना अपना वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो वो सभी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ को तो पास करके जाएगी ही। अगर इसमें पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ जाएगा, निगेटिव होगा तो कहाँ आएगा? अंदर। लेकिन इस पृष्ठ को तो पार करेगा ही करेगा। मतलब कि जो भी आपका वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इस पृष्ठ से संबद्ध है। कौन सा पृष्ठ? जो बंद पृष्ठ जिसके अंदर आवेश है उससे संबद्ध है। तो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, कुल वैद्युत फ्लक्स, उसी को ज्ञात करने के लिए गॉस ने क्या किया? एक प्रमेय दिया, एक नियम दिया कि इस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो गॉस ने एक प्रमेय दिया और उस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करते हैं। तो गॉस का प्रमेय मुख्य रूप से कहाँ पर उपयोग किया जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने में। तो पहले हम लोग गॉस के प्रमेय को समझ लेते हैं और फिर इसका उपयोग कहाँ करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। वैद्युत फ्लक्स क्लियर है ना सब लोगों का? वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की क्या है? फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट नहीं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। आप वेक्टर हटाए थे तो हो गया था ई डी ए कॉस थीटा, यही ना आया था। तो ये फ्लक्स जो है, जो वैद्युत फ्लक्स है, वो सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से संबद्ध है। और वो डी ए किस क्षेत्र में उपस्थित है? ई। तो ई क्षेत्र में यह क्षेत्रफल उपस्थित है और इस क्षेत्रफल से संबद्ध हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वैद्युत फ्लक्स। लेकिन क्या जरूरी है कि ये बंद पृष्ठ है? कोई जरूरी थोड़ी है। लेकिन गॉस का जो प्रमेय है वो किसके लिए है? बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए है। तो देखिए इसका जो कथन है गॉस का वो इस प्रकार है
कि किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे, उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0, ε0 बताया है कांस्टेंट होता है, उसका मान भी लिखाया गया है। तो ध्यान से समझिए, ये बंद पृष्ठ है, इसमें कुछ आवेश हैं। आवेश कितना है? Q है। मान लेते हैं कितना आवेश है, तो इस Q से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी ना, और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप है वही क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। इसका मतलब है कि इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा। तो वो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए गॉस ने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई कितना होता है, तो इस बंद पृष्ठ से जितना आवेश घिरा हुआ है, कितना आवेश घिरा हुआ है? Q, उसका कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना, 1/ε0 गुना माने गुणा। यही गॉस का प्रमेय है। यही क्या है? गॉस का प्रमेय। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब फाई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू Q/ε0। समझ में आ रहा है? और आप लोग जानते हैं कि फाई ई का ऑलरेडी मान हम लोग को पता है, EDA cos थीटा इक्वल टू Q/ε, है तो पता है ना इसके बदले में। तो इसके बदले में यह मान रख करके और इनको पक्षांतर करके हम यहाँ से E भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिला के वैद्युत क्षेत्र, गॉस का जो प्रमेय है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए करेंगे। ठीक है, ये लाइन समझ में आया है? क्या है? किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर ये याद है तो आप इसको कथन बना के आराम से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश तथा ε0 के अनुपात के बराबर होता है। तो चाहे अनुपात के बराबर लिख दीजिए या ऐसे कह दीजिए कि कुल आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है, जहाँ Q हमारा क्या है? कुल आवेश है। अगर इसमें बहुत सारा आवेश होगा तो सबको जोड़ करके कौन है? Q है। एक है तो अकेले का Q है, और ज़्यादा है तो सबको जोड़ करके क्या है? Q है। कुल आवेश को ना आप इस तरह से भी लिख सकते हैं Q इन मतलब इंटरनल मतलब इसके आंतरिक हिस्से का आवेश लिया जा रहा है जो इससे घिरा हुआ है। अगर कोई बाहर आवेश है तो वो इसमें नहीं आएगा। तो जहाँ पर Q लिखा है ना, तहाँ Q इन लिख लीजिए। Q इन माने इंटरनल मतलब कि कुल आवेश, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? Q इन। आइए से समझ जाएगा ना क्या है? इंटरनल मतलब कि जो घिरा हुआ है ना वही आवेश लिया जाएगा, बाहर वाला नहीं लिया जाएगा। उपपत्ति, उपपत्ति मतलब हम निगमन कर रहे हैं। यहाँ पर गॉस के प्रमेय क्या करेंगे? निगमन किया जाएगा। गॉस का प्रमेय आएगा कैसे? हो गया हेडिंग, इसको समझ लीजिए फिर लिखा जाएगा। पहले एक चित्र समझते हैं। मान लीजिए कि एक बंद पृष्ठ है। एक क्या है? बंद पृष्ठ। देखिए गॉस के प्रमेय के लिए हमको हर हाल में क्या चाहिए? एक बंद पृष्ठ चाहिए। तो एक बंद पृष्ठ ले लिया गया और इस बंद पृष्ठ में बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, बहुत सारा आवेश है। उसी में एक आवेश फिलहाल में हम ले लेते हैं Q। अभी कौन आवेश लेते हैं? जो कहाँ पर है? इसके
सेंटर पर है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, Q चाहे सेंटर पर हो चाहे इधर हो कहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो इस बंद पृष्ठ में होना चाहिए, ये ध्यान देना। लेकिन हम जो फिलहाल में ले रहे हैं वो कहाँ का ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं। तो ये आपका एक बंद पृष्ठ हो गया और इस बंद पृष्ठ में एक आवेश कौन ले लिया गया, Q, और इस Q के कारण हम यहाँ पर पहले वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए हम क्या करें कि एक इस जो आप बंद पृष्ठ लिए हैं, इस बंद पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेना पड़ेगा। एक सूक्ष्म क्या लेना पड़ेगा, क्षेत्रफल अवयव, जो कितना रहेगा, dA। ये कितना है, dA कितना है, और इस dA पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P। dA पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, तो चूंकि ये पृष्ठ पर न है, इसको सेंटर पर लिए हैं, तो अगर हमारे गोले की त्रिज्या कितनी है, मान लेते हैं R है, गोले की त्रिज्या कितनी है, R है, और मान लेते हैं कि जो अंदर आवेश है वो कैसा है, धन आवेश। तो यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होबे करेगा यहाँ पर, और उसके लिए जो वैद्युत बल रेखाएं की दिशा होगी वो कहाँ होगा, अंदर के तरफ कि बाहर के तरफ। तो ये वैद्युत बल रेखाएं मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया E, कहाँ, बाहर के तरफ। और ये हम एक क्षेत्रफल अवयव लिए हैं, ध्यान देना, क्षेत्रफल अवयव क्या ले लिए हैं, dA। तो एक हेडिंग पढ़े थे क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्रफल के कैसा होगा, लंबवत, और लंबवत बाहर की तरफ ना होता है, तो ये भी इसके लंबवत कहाँ होगा, बाहर के तरफ। तो इसी पर आपका हो जाएगा dA, वेक्टर dA, समझ में आ रहा है। एक वेक्टर E हो गया और एक वेक्टर क्या हो गया, तो ये बताइए जब दोनों एक ही दिशा में है, कुछ गोल कोई चीज़ रखे हो, गोल काड़ा से नहीं होगा, इसी को हाथ कोई समझ लो। सुनो, इसके अंदर ये हमारा मान लीजिए कि ये गोलीय पृष्ठ है, और इसके अंदर यहाँ पर एक क्या है, अंदर ले लिए हैं आवेश Q, और इसी पर हम एक पृष्ठ कौन, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव कौन लिए हैं, dA। तो इस अंदर जो आवेश लिए हैं, इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तो बाहर की तरफ ना होगा, ऐसे बाहर की तरफ। इसी पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या ले लिए हैं, dA। तो यहाँ से क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ ही होगा, मतलब दोनों एक ही दिशा में होगा, बाहर की तरफ। तो इनके बीच का कोण बताएंगे क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में है, कोण कोई हुआ ही नहीं, कोण क्या हो गया, कोई समस्या इसमें। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, रटने से फ़ायदा नहीं है, आप समझ लीजिए चित्र को, कैलकुलेशन आराम से हो जाए, कैलकुलेशन में कुछ खास नहीं है। तो हमारे पास क्या है, एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ पर हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या ले लिए हैं, dA, और इसके सेंटर पर एक आवेश क्या ले लिया गया है, Q। इस बंद पृष्ठ का त्रिज्या कितना है, R, और इसी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, लेकिन हम इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स छोड़िए, बाद में ले लेंगे इसको, यहाँ से समझिए, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगा, और क्षेत्रफल अवयव क्या ले लिए हैं, dA, तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ। थीटा कितना हो जाएगा, इतना क्लियर है। तो अब हम ये कहें कि इस सूक्ष्म क्षेत्रफल पर हम कहें कि इस आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल अवयव। अच्छा, इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, इसका लैंग्वेज लिखेंगे कि माना R त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र पर Q आवेश स्थित है, ठीक। इस बंद पृष्ठ, इस Q आवेश के कारण बंद पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ये भी लिखा जा सकता है। यानी तो कुछ नहीं, इतना आगे नहीं बढ़ाना होगा, तो केवल ये लिख सकते हैं कि माना R त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र पर Q आवेश स्थित है, बस इतना लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि बंद पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या लिया, dA लिया, जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर E है, ठीक है। वैसे तो आप इस Q आवेश से R दूरी पर कहीं भी निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र बराबर आएगा, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र होता है E वो R पर ही तो डिपेंड करता है।
क्यू बदल नहीं रहा है। जैसे आप जानते हैं कि E बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर होता है ना, तो क्यू तो बदल नहीं रहा है। आज सरफेस पर कहीं भी निकालेंगे तो आर भी नहीं बदलेगा, तो हर जगह क्षेत्र क्या आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, जो क्षेत्रफल अवयव dA है, dA पर हम क्या निकालना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो dA क्षेत्रफल अवयव dA पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगा ना, क्या होगा E, फार्मूला क्या होगा 1/4πε0 क्यू बटा समीकरण नंबर, ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा, इतना बड़ा दिख रहा है, इसको इतना बड़ा नहीं समझेंगे। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, एकदम सूक्ष्म है, मतलब लगभग बिंदु के बराबर, एकदम छोटा सा लिया गया है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है। और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव पर भी अगर कोई बिंदु ले लेते हैं ना P, तो इस बिंदु P पर के लिए भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, यही होगा। तो E यहाँ से निकल गया। अब अगर हम वैद्युत फ्लक्स के डेफिनेशन के हिसाब से कहें कि यहाँ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बताइए डेफिनेशन के हिसाब से, तो डेफिनेशन में हम फाई E का परिभाषा लिखाए हैं, तो लिखेंगे वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए, चूंकि छोटा क्षेत्रफल अवयव है तो वैद्युत फ्लक्स भी तो कम में न गुजरेगा, तो वैद्युत फ्लक्स को फाई E से तो दिखाते हैं, लेकिन छोटा क्षेत्रफल है तो क्या लिख देते हैं d फाई E। और जब पूरा पृष्ठ से निकालेंगे ना तो क्या लिख देंगे, फाई E लिख देंगे। अभी छोटे क्षेत्रफल से निकाल रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, d फाई E। तो dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E हो तो बताइए, तो d फाई E, फाई E का फार्मूला क्या पढ़े हैं आप, पढ़े हैं E डॉट dA, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA पढ़े हैं। तो d फाई E इक्वल टू E, देखिएगा कितना निकाले हैं 1/4πε0 आए क्यू बाई, अभी नहीं रखिए, पहले इसको थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं E dA cos थीटा। थीटा क्या है, E और dA के बीच का क्या है, कितना कोण आया है, रख दीजिए 0, यहाँ दिखाई देगा जी सबको। d फाई E इक्वल टू E dA, ये बताइए cos 0 रख देंगे तो cos 0 का मान कितना होता है, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं cos 0, और ये हो कितना जाएगा, तो d फाई E इक्वल टू E dA, बस E dA। अब E तो हम लोग निकाल चुके हैं पहले से, E कितना निकाले हैं, d फाई E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू dA। कोई दिक्कत इसमें, ऊपर लिखा जाए, यहाँ पर एक एक लाइन लिख दें, यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं d फाई E इक्वल टू, थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहते हैं इसको, Q को ले रहे हैं इस 1 के साथ, Q एक है बटा 4πε0 और dA बटा आर स्क्वायर लिख दे रहे हैं, dA बटा, ये कहीं पढ़े थे dA बटा आर स्क्वायर, देखिए कहीं ना कहीं फार्मूले में हम लोग पढ़े होंगे, देखिए बताइए क्या है, या तो नहीं किए होंगे, डी ओमेगा है, डी ओमेगा क्या है, घनकोण है। यह देखिए, यह जो क्षेत्रफल अवयव लिए हैं वह कितना कोण यहाँ पर अंतरित कर रहा है, वही क्या है, घनकोण है, ठीक है। तो dA बटा आर स्क्वायर वास्तव में क्या है, घनकोण है, तो लिख देंगे कि यदि dA क्षेत्रफल द्वारा अंतरित कोण कितना हो, d ओमेगा हो, तो
डी ए बटा आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं डी ओमेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो डी ए बटा आर स्क्वायर के बदले में क्या लिख देते हैं? डी ओमेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं डी फाई ई इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया डी ओमेगा। ये चीज़ में हुआ है। इतना समझ में आया है क्या क्या किए हैं? जल्दी बोलिए, इतना समझ में आया है? एक बार फिर से देखते हैं इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। हम किसको सिद्ध कर रहे हैं? गॉस के प्रमेय को। गॉस का प्रमेय किसके लिए है? गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए है। अब बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए गॉस का नियम दिया गया था। हम इसका उपयोग कर लेते हैं किसके लिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। वो अलग है। चाकू का उपयोग सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हैं, अब मर्डर के लिए भी कर सकते हैं। अब किस उद्देश्य से उपयोग कर रहे हैं तो ये अलग बात न है। इसने दिया किसके लिए था? वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए। कहाँ का वैद्युत फ्लक्स? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन इसका उपयोग कहाँ कहाँ और किया जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो हमारे पास क्या है? एक बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के सेंटर पर क्या है? एक आवेश Q है। इस बंद पृष्ठ की त्रिज्या कितना है? R है। इस बंद पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव हम कौन लिए हैं? dA। यहाँ से इसका क्षेत्रफल सदिश कौन हो जाएगा? dA, वेक्टर dA। और इस ये जो धन आवेश है इसके कारण वैद्युत बल रेखा है बाहर की तरफ न होगा। ठीक कहाँ होगा? इसके बाहर की तरफ होगा। तो वो दिखाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को, तो वो दिखाएगा E की दिशा को। तो dA भी उसी दिशा में, E भी उसी दिशा में। तो इसके बीच का कोण कितना हो गया? 0। तो अब ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव पर एक बिंदु हम कौन ले लिए हैं? P। और लिखे हैं कि क्षेत्रफल अवयव dA पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा। इतना क्लियर है यह? अब dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E हो तो d फाई E इसलिए मान रहे ना क्योंकि ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है और सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से वैद्युत फ्लक्स भी कम ही ना गुजरेगा। अब पतला पाइप है मोटर वाला तो पानी कम गुजरेगा, और चौड़ा पाइप पंपिंग सेट वाला ले आ देंगे तो पानी ज़्यादा गुजरेगा। तो क्षेत्रफल कम है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? कम ही होगा। इसीलिए छोटा सा ले लिए हैं d फाई E हो तो d फाई E का फार्मूला क्या पढ़े हैं? E डॉट dA। कल का पढ़ा गया है ना? तो वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो E डॉट dA होता है। मैंने उसमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए इसीलिए हम वैद्युत क्षेत्र यहाँ निकाले हैं। समझ में आ रहा है? वैद्युत क्षेत्र चाहिए इसलिए वैद्युत क्षेत्र निकाले हैं। तो E डॉट dA ये अदिश गुणन है और अदिश गुणन के बारे में सभी लोग जानते हैं। E dA cos थीटा, जहाँ थीटा इन दोनों के बीच का क्या है? कोण है। तो कोण कितना है? 0। d फाई E इक्वल टू E dA cos 0 का 0 का मान कितना होता है? 1 से गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वही d फाई E इक्वल टू कर दिए हैं E डॉट dA। इतना क्लियर है? E का मान उठा कर रख दिए समीकरण 1 से, रखा गया और लास्ट में क्या हो गया? dA। इस Q को ले लिए 1 के साथ तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dA के साथ ले लिए किसको? R स्क्वायर को, dA बटा। हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि इसके बारे में ये घन कोण है और घन कोण के लिए हम कल पढ़ चुके हैं। तो वही लिखे हैं कि यदि dA क्षेत्रफल द्वारा अंतरित कोण कितना हो? d ओमेगा हो तो dA बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? और dA बाई आर स्क्वायर के बदले में क्या लिख दिए हैं? इतना सही है? तो ये जो निकला यह कहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है? इस छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स है। तो अब हमको निकालना है कि इस संपूर्ण पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा, इन्हें निकालना है। अब यहाँ पर लिखते हैं कि यदि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E हो तो देखिए फाई E वास्तव में कैसे निकलेगा? फाई E देखिए कैसे निकलेगा? सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का निकला है कितना? d फाई E माने है ना। इसी क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक बार पूरा बोर्ड को कवर कर लेगा। मान लीजिए कि हम इस पर एक वर्ग बना दिए, इस वर्ग के लंबाई चौड़ाई को बढ़ाते जाएं तो पूरा बोर्ड नहीं कवर कर लेगा। उसी तरह
इस सूक्ष्म क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाते जाएं तो पूरा एरिया कवर कर लेगा ना। इसका मतलब जो बढ़ाने को बोलते हैं ना मैथ के भाषा में इंटीग्रेशन, उसको बोलते हैं हिंदी में समाकलन। क्या बोलते हैं? इसका मतलब हो रहा है समाकलन। गोला इसे खींच दिया है ना वृत्त जैसा, मतलब ये गोलीय पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं समाकलन? सांप जैसा चिन्ह देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बढ़ाना। आई जो गोला ऐसे खींचे हैं इसका मतलब कि पृष्ठ कैसा है? गोलीय है। तो हम किसको बढ़ा रहे हैं? डी फाई ई को। किसको बढ़ा रहे हैं? डी फाई ई को। ध्यान दीजिएगा, डी फाई ई। बढ़ाने का मतलब क्या है कि देखिए, दिनाई देखे हो किसी को हुआ होगा? देखे हो? वो छोटा सा होता है, पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव में होता है और उसके बाद उसका समाकलन होने लगता है। खजुआते जाएंगे पूरा समाकलन हो जाएगा। होता कि नहीं ऐसा? होता है ऐसा? नहीं होता है। इससे जिंदा उदाहरण क्या हो सकता है? तो उसका समाकलन करते करते पूरा हाथ सब कवर कर लेता है। ऐसे इसलिए बता रहे, हमको एक बार हो गया था और पीठ में हुआ था बहुत खतरनाक, लेकिन उसका खतरनाक इलाज हुआ तब जाके ठीक हुआ। पूरा एक लेयर स्किन निकल गया था। स्किन जो है ना एक लेयर उड़ा दिए थे, उस पर इतना दवा लगाए थे हमकी, तब जाके ठीक हुआ। तो दिनाई का क्या होता है? समाकलन। उसी तरह छोटा सा दिनाई है। आइए इसका बढ़ते 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 माने बढ़ेगा एरिया, तभी तो पूरा कवर करेगा। घर पेंट किया जाता है तो पहले छोटे जगह से मारते 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 पूरा कवर कर लिया जाता है। तो छोटे से एरिया को बढ़ाते जाएंगे तो पूरा कवर कर लेगा ना। तो बढ़ाने के प्रोसेस को बोलते हैं समाकलन। चूंकि पृष्ठ कैसा है, इसीलिए इसको सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल। इस सरफेस पर हम इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसका? तो छोटे से क्षेत्रफल अवयव को हम पूरे सरफेस पे क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, तो कुल फ्लक्स निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चिन्ह में कोई समस्या नहीं ना है? जब मैथ पढ़ाएंगे ना तो उस समय कैलकुलस मैथ बायो वालों को बुला कर पढ़ा दिया जाएगा। तो इतना उतारिए पहले। चलिए देखिए, या देखिए फाई ई इक्वल टू क्या हो गया है? सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई। डी फाई ई का मान यहाँ पर पता है ना हम लोगों को? देखिए डी फाई का मान है, उठा के उसमें रख दीजिए। तो फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये बताइए, इसका मतलब होता है कि हम वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि उसमें ना होता है जो कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ तो क्यू कांस्टेंट है, जो अंदर आवेश है वो तो फिक्स है, तो आवेश में तो किसी तरह का वृद्धि होगा नहीं। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट ही होता है, तो जो कांस्टेंट है वहाँ तो कोई वृद्धि नहीं होगा, तो वो निकल जाता है सब बाहर। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस इंटीग्रेशन किसका होगा? डी ओमेगा क्या है? घनकोण है। डी ओमेगा क्या है? और ये घनकोण ऐसे बढ़ेगा, अभी डी ओमेगा है ना, तो ऐसे बढ़ते 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 पूरा देखिए अभी इतना एरिया कवर कर रहा है ना, तो डी ओमेगा है। ये बढ़ते 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 पूरा कवर कर लेगा, तो ये कोण कितना बढ़ जाएगा? पूरा कोण कितना बढ़ जाएगा? 360 बढ़ेगा। लेकिन 360 बढ़ता है 2D में, माने वृत्त पर अगर लेते हैं ना, वृत्त पर ऐसे वृत्त पर लेते हैं तो ये बढ़ के कितना होता है? 360। लेकिन ये हम गोला लिए हैं, गोलीय पृष्ठ लिए हैं, पूरा है 3D में है, तो ये 360 का डबल ये बढ़ता है 720। मतलब कि कोण कितने का बनता है? देखिए आप इस मार्कर को ना अगर एक राउंड घुमा देंगे ऐसे तो वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन ऐसे मार्कर लगा दीजिए, एक बार इसको घुमा दीजिए और एक बार इसको घुमा दीजिए, तो बन जाएगा एक ऐसे घूमेगा और एक ऐसे घूमेगा। क्या बन जाएगा? गोला बन जाएगा। तो गोला न लिए हैं तो जो कोण होगा वो 360 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? और 720 को अगर हम पाई के रूप में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 18 चौके 72, 4 पाई होगा, 4 पाई हो जाएगा। अरे पाई मतलब 180 है,
कितना है, तो भाग कर देना 180 से, 18 चौके 4 पाई तो होगा। मतलब कि पाई के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो वो क्या है, 4 पाई घनकोण है। तो किसी गोलीय पृष्ठ का जो संपूर्ण घनकोण होता है वो कितना होता है, 4 पाई के बराबर। ये समझ रहे ना कि 4 पाई के बराबर क्यों है। 2D में जाएंगे तो 360 ही दिखेगा, चित्र में भी देखेंगे तो 360 ही दिखेगा, लेकिन चूंकि गोला है 3 डायमेंशन में है ना, तो एक तरफ से 360 और दूसरे तरफ से भी 360, कुल मिला के कुल घनकोण कितना होता है गोले के लिए। तो आप सीधे सीधे ऐसे याद रखेंगे कि किसी गोले के लिए संपूर्ण घनकोण कितना होता है 720 और वृत्त के लिए होता है 360। तो लिखेंगे परंतु सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू ये तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 4 पाई में पूरा पृष्ठ कवर हो जाएगा। तो डी ओमेगा के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो फाई ई इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना आ गया, फाई ई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। देखिए यही ना था हम लोगों का, यही तो गॉस का प्रमेय है। लेकिन जो डेफिनेशन हम लिखे हैं, जहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हैं वहाँ पर क्यू इन लिखे हैं। इन मतलब क्या हो गया, इंटरनल हो गया। तो एक आवेश है तो इतना आया है, ऐसे ऐसे अगर बहुत सारे आवेश होंगे तो आवेश का मात्रा और क्या हो जाएगा, बढ़ न जाएगा। अब तो चित्र मिटा सकते हैं। तो अब यदि हम यह मान लें कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितने हैं, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट कहाँ तक, Qn तक। एक तो ये हो गया प्रूफ हम लोग का, यहीं पर लिखेंगे यदि बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn हो तो कुल आवेश, उसी को हम लिख दे रहे हैं Q इन, क्या लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट कहाँ तक, सबको मिला के क्या हो गया, तो एक आवेश है तो Q है। हम लोग जानते हैं ना कि संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो संपूर्ण आवेश में सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, Q इन। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q इन मतलब कि आंतरिक इंटरनल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर एक आवेश है तो यह है, अब बहुत सारे आवेश हैं तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा, लिख देंगे यही गॉस का प्रमेय है। कोई समस्या नहीं ना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे देना, डी ओमेगा संपूर्ण घनकोण कितना होता है 720, वृत्त के लिए 360 होता है, लेकिन चित्र में तो बनेगा तो 360 दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग चित्र तो 2D में ना बना रहे हैं, 3D में तो बन नहीं रहा, तो 360 दिखेगा। लेकिन आप समझिए कि एक गोला है, 3D है, तो 360 एक तरफ से और 360 एक तरफ से, 720 हो जाएगा। लिखिए इसको, और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें हो गया।